हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट, जिसमें हमें देखना है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीबीएसई ने सजेस्ट किए क्वेश्चंस को देखना है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक के साथ। जैसा कि आपको ये पता है कि आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश किया है, अब आपको देखना है उसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मींस क्या है कि मान लो कोई एक बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है आपकी, या कोई एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट अगर आपको पता है, आप कुछ डिस्टेंस पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता लग जाए तो आप उसकी डिस्टेंस बता सकते हो। या ये आप ऐसे कहें कि किसी डिस्टेंस से आप उस बिल्डिंग के टॉप को अगर देख रहे हैं तो आपको अगर एंगल पता लग जाए कि किस एंगल पे आप देख रहे हैं तो आप उसकी हाइट बता सकते हो। इसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे आपका कोई प्लेन उड़ रहा है तो उसकी हाइट बताना, उसकी डिस्टेंस बताना, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन को देखना, ये सब आपका हाइट एंड डिस्टेंस में आता है, जो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपको 3 पॉइंट को मेनली डिस्कस करना है। नंबर 1 एंगल ऑफ एलिवेशन, नंबर 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन, नंबर 3 द लाइन ऑफ साइट। अब देखना है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डेप्रेशन क्या है और लाइन ऑफ साइट। तो आप याद रखें कि आप अगर मान लें यहां से कुछ देख रहे हैं, यहां पर आप बॉटम पे खड़े हैं, बॉटम से किसी बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, तो आप इस लाइन पे देख रहे होंगे। तो ये लाइन पे आप देख रहे हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब आपको जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या फिर एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा, वो ऑलवेज बनता किस में है? आपका लाइन ऑफ साइट पर और हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब हम देखेंगे ये हमारी कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। तो इनके बीच में जो आपका एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बना? लाइन ऑफ साइट और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। सिमिलर अगर हम एंगल ऑफ डेप्रेशन की बात करें, यहां से आप और ऐसे समझ सकते हैं कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी तो आप नीचे से ऊपर को देख रहे होंगे, तो जो नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और आपकी लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो वो एंगल आपका क्या होगा? एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलर अगर हम एंगल ऑफ डेप्रेशन की बात करें तो हमारा क्या होगा? एंगल तो वैसे ही बनने वाला है, कैसा? तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के। तो आप इस बार यहां खड़े हुए, यहां से आपको पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी, आपने ये बनाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी एक ऑब्जर्वर को, कोई आपका एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई कार हो सकती है, कोई मैन हो सकता है, आप यहां से उसको यहां देख रहे हैं। तो अब यहां पर जो एंगल बनता है आपका किसमें? इस हॉरिजॉन्टल लाइन में और आपका लाइन ऑफ साइट, ये आपका क्या है? लाइन ऑफ साइट है। ये आपने क्या बना दिया? हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या है? एंगल ऑफ डेप्रेशन। मीन्स हम कह सकते हैं जब आप किसी ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे होगे तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो वो एंगल आपका कौन सा होगा? एंगल ऑफ डेप्रेशन। और अगर हम नीचे से कोई ऊपर की चीज को देख रहे होंगे, किस पर? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनने वाला होगा वो एंगल आपका क्या होगा? एलिवेशन होगा। बहुत ज्यादा इसका बेसिक नहीं है, इसमें आप ये मान लें कि 90% क्वेश्चंस आपके tan और cot की हेल्प से सॉल्व होने वाले हैं। तो आपको cot का रेशियो पता होना चाहिए, tan का रेशियो पता हो और इन दोनों की वैल्यूज को पता हो, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। बहुत ज्यादा इजी होता है, इसका वेटेज एग्जाम में बहुत अच्छा रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। आप अगर इसके क्वेश्चन की डेफिनेशन को समझ जाते हैं तो आप ये मान लें कि क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। इन्होंने कहा अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कोई एक टॉवर है जो वर्टिकली खड़ा हुआ है, किस पर? ग्राउंड पर। तो मैंने माना कि ये मेरा टॉवर है, ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, मैंने मान लिया कि यहां पर है, यहां पर मेरा एक कोई पॉइंट है जिसके बारे में ये मुझसे बोल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। जो टॉवर का फुट है वहां से कितना दूरी पर है? 15 मीटर की डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट यहां पर दे रखा है जो ग्राउंड पर है, टॉवर के फुट से वो 15 मीटर की डिस्टेंस पर है। फिर उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। इन्होंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये नहीं भी बोल रहे हैं और आपको पता है कि आपको यहां पर खड़े होकर के टॉप देखना है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। या फिर टॉप पे अगर आप खड़े हैं तो इस बार आपको यहां देखना है, जब आप टॉप पे खड़े हो तो आप समझ रहे हैं कि टॉप से आप बॉटम को देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, मींस एंगल ऑफ डेप्रेशन है। इन्होंने क्या कहा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जहां से अगर हम टॉवर के टॉप को देख रहे हैं तो वहां पर एंगल आपको कितना मिल रहा है? 60 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहा, मींस आपको नीचे से देखना है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तब आपको इस टॉवर की हाइट को पता करना है। तो देखो, जैसा भी आपसे कहा 80 to 90% क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जहां पर आप tan और cot की हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे तो हमने कहा था कि एक एंगल पता हो आपको और एक साइड पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मींस रिमेनिंग टू साइड को भी पता कर सकते हैं, रिमेनिंग एंगल को भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो आप ये सोचें, मान लो मेरा ये पॉइंट क्या है? ए, ये बी। मेरा एक टॉवर है जो ए बी है और सी मेरा क्या है? एक पॉइंट है। तो अगर आप इसको अरेंज करते हो, ए बी इज अ टॉवर, आप लिख देते हो तो ये बहुत बेटर रहता है।
टॉवर है जिसकी आपको हाइट पता करना है, जिसकी हाइट आपको क्या करना है, पता करना है। इन्होंने कहा बी सी, सॉरी सी इज पॉइंट, सी क्या है आपका, इज अ पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको एंगल पता है, आपको हाइट चाहिए है, जबकि आपको एंगल से लगी हुई साइड में बेस पता है वो। तो देखो, अगर मैं इस एंगल को लेकर के मूव करूं, तो अगर मैं साइन थीटा का यूज करता हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ना मुझे परपेंडिकुलर पता है ना ही हाइपोटेन्यूज पता है। तो आप इस परपेंडिकुलर के साथ, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ आप इसका ही यूज करो जो आपको गिवन डेटा है। ये आपको बेस पता है, बेस और परपेंडिकुलर में किसका रेशियो होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसके साथ आपको याद रखना था साइन, कॉस और टेन। फर्स्ट वाले का फर्स्ट रेशियो, सेकंड वाले का सेकंड और थर्ड वाले का थर्ड। आपको जितना याद रखना है ये पीबीपी अपॉन एचएचबी, उतना ही आपको यह भी याद रखना है कि साइन कॉस टेन होता है। और अब आप यहां से देख सकते हैं, इसको जैसे भी आपने याद किया हो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आपने ऐसे याद किया हो, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये आपको याद रखना था। इस इतना ही इंपॉर्टेंट ये भी था कि आपको ये भी देखना था कि साइन कॉस टेन, साइन का पहला रेशियो, कॉस का सेकंड रेशियो, टेन का थर्ड रेशियो। तो अब हमने यहां से देखा कि हमें परपेंडिकुलर और बेस में लेकर के मूव करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए बन रहा है, टेन के लिए। जैसा कि आपको बताया गया था, आपने लिखा इन ट्रायंगल, आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी। हम एबीसी में वर्क कर रहे हैं और हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, tan 60। तो tan 60 के अकॉर्डिंग देख तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका, लिख सकते हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका AB, और आपका बेस कितना है इस बार BC है। तो अब आप गिवन वैल्यू लगा देंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AB आपको पता करना है, जिसको आपने H लेट किया है यहाँ पर, अपॉन BC आपको दे रखा है 15। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो H बन जाए H इक्वल टू 15√3। यहां से आपको जब मीटर में दे रखी थी एक साइड, तो अब जो आपको हाइट मिलने वाली है वो भी किसमें मिलने वाली है, मीटर में मिलने वाली है। आपको ये भी याद रखना है कि √3 की वैल्यू अगर आपको जरूरत पड़ती है तो 1.732 होती है। आप अगर 1.73 को भी यूज करते हो, कभी भी आपको परफेक्ट वैल्यू मिल सकती है। आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर आप √3 की वैल्यू लगा दो, बट इन्होंने नहीं कहा, तो आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं। आपको पता लग गया कि एक्चुअल में उस बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 15√3 मीटर थी। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो इसमें इन्होंने नेक्स्ट में क्या कहा, इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है। सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर बहुत अच्छे से रखा गया है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट लॉजिक के साथ है, और वो कोई सा भी लॉजिक ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे अगर आप इसके कॉन्सेप्चुअल इस पर मूव करते हो। तो देखेंगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इन्होंने कहा कि पॉइंट है कोई आपका P ग्राउंड पर, आपने माना कि यहाँ पर एक पॉइंट है P ग्राउंड पर है। फिर उन्होंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है किसी एक बिल्डिंग के टॉप से। फिर उन्होंने कहा अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। इन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक बिल्डिंग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक बिल्डिंग का अगर हम टॉप को देख रहे हैं, तो वो वहां से इस पॉइंट P से कितना बना रहा है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है ये। फिर उन्होंने कहा कि इस पर एक फ्लैग स्टाफ रखा गया है, आपने माना कि यहाँ पर एक फ्लैग लगा दिया गया है। इन्होंने कहा कि अगर हम फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं उसी पॉइंट P से, तो वो आपको कितना एंगल बना के दे रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, ये इन्होंने कहा है। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा P फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। आपको फ्लैग स्टाफ की हाइट को बताना है कि कितनी हाइट है, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी आपको लेंथ बताना है। फिर आपको यह भी बताना है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P से आपको इस बिल्डिंग की डिस्टेंस भी बताना है। इन्होंने कहा आपको √3 की वैल्यू कितनी लेना है, 1.732। तो अब आपको जो यहाँ पर गिवन डेटा था वो क्या था कि एक P पॉइंट है किसी बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग की हाइट उन्होंने दे रखी कितनी, 10 मीटर है। इन्होंने दे रखा है बिल्डिंग की हाइट ये 10 मीटर है, इस पर एक फ्लैग स्टाफ लगाया गया। तो अगर हम इस पॉइंट P से इस बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और हम फ्लैग स्टाफ के टॉप को देख रहे हैं तो वो 45 डिग्री बन रहा है। आपको बताना है कि एक्चुअल में इसकी फ्लैग स्टाफ की लेंथ कितनी है और डिस्टेंस कितनी है। थोड़ा सा सोचिए आप कि आपको यहां से आपने देखा कि आपको अगर हम इस 30 को लेकर के मूव करें, तो मैंने मान लो ये P है मेरा, इसको मैंने माना A, इसको माना मैंने B और इसको मैंने मान लिया C। तो AB आपको पता है, अगर AB की हेल्प से अगर मैं इसका बेस निकाल लूं, और ये बेस दोनों के लिए कॉमन है, किसके लिए, फ्लैग स्टाफ की टोटल हाइट के साथ और इसके साथ। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है। तो देखो मैंने कैसे किया इसको, मैंने लिखा इन ट्रायंगल PAB। इसमें अगर हमने देखा तो एंगल हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आपको अगेन tan लगाना है।
देख रहे हैं आप, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर, इस बार अगर 30 के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो परपेंडिकुलर पता है आपको, बेस पता करना है और उस बेस का यूज करना है हमें इस टोटल के साथ। तो मैंने लिखा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार परपेंडिकुलर कितना है आपका AB और बेस कितना है आपका PA। तो आपने देखा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB आपको गिवन है 10 मीटर अपॉन PA आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको कितना मिला 10√3 मीटर। जब इन्होंने आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो आपको ये निकालना है, तो आपने लगा दिया √3 की वैल्यू कितनी 1.732 और जब आपने इसकी परफेक्ट वैल्यू को निकाला तो कितना आ रहा है 17.32 मीटर। अब एक्चुअल में आपको डिस्टेंस तो पता लग चुकी है, क्या पता लगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग आप लिख सकते हैं, फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग। अब आपको क्या पता करना था, एक्चुअल में आपको लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ भी बताना था। तो अब जब आपको ये मिल चुका है तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल को यूज करूं, ट्रायंगल PAC, तो देखो इसमें क्या होने वाला है, एंगल आपको गिवन है 45, तो आपने लिखा tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर कितना है आपका AC अपॉन बेस कितना है आपको PA या फिर AP। फिर आपने देखा tan 45 की वैल्यू होती है 1, AC आपको नहीं पता है, AC में आपको क्या पता है कि 10 प्लस इसको अगर हम h मान ले, मान लो मैंने इसकी हाइट को h माना कि फ्लैग स्टाफ की हाइट मेरी कितनी है h है, यही मुझे बताना है। तो मैंने क्या लिखा, AC कितना है आपका 10 प्लस h और AP आपने अभी निकाला है, कितना निकाला है आपने 17.32, तो हमने लगा दिया ये 17.32। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 प्लस h इक्वल टू 17.32, फिर आपने h की वैल्यू निकालना है, तो 17.32 माइनस 10 प्लस 10 को उधर लेकर के जाओगे, यहां से आपको हाइट मिलती है कितनी 7.32 मीटर। और ये एक्चुअल में हाइट है किसकी, हाइट लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ है, ये लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। कितना दे रखा है आपको, इन्होंने पूछा था कि उस पॉइंट P से उस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितनी है, आपने बता दिया 17.32 मीटर है। इन्होंने पूछा था कि आपको हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ बताना था, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, आपने बता दिया कि 7.32 मीटर है इस फ्लैग स्टाफ की लेंथ। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या कहा गया है, इन्होंने कहा a tree break due to storm and broken part went so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree with it। इन्होंने कहा कि एक कोई ट्री था वो ड्यू टू स्टॉर्म ब्रेक हो जाता है और कहीं से टूट करके वो टच होने लगता है, कहां पर, अर्थ पर, और जो अर्थ पर टच हो रहा है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। फिर उन्होंने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पर फुट ऑफ ट्री है और जहां पर वो टच हो रहा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इन्होंने 8 मीटर दे रखी है। फिर इन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तब आपको हाइट ऑफ ट्री बताना है, मींस आपको ये टोटल बताना है। तो देखो जितना पार्ट ये वाला था वो टूट करके कहा यहां पर बैंड हुआ है, मींस आपको इसकी हाइट ये आपको चाहिए है प्लस ये चाहिए है, इन दोनों का सम कर दोगे तो आपको इसका क्या मिलने वाला है, हाइट ऑफ ट्री मिलने वाली है। तो देखो हम यही करने वाले हैं, मान लो मेरा ये पॉइंट A है, ये मेरा B है और ये क्या है C है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लगाया कि मैं सबसे पहले तो ये निकाल लो, कैसे, विद द हेल्प ऑफ tan थीटा, क्योंकि tan के बेस पे क्या, tan 30 के बेसिस पे आप देखोगे तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है, एंगल आपको पता है, परपेंडिकुलर मिलने वाला है। सेम आप इसको इसके साथ या फिर इसके साथ इसको निकाल लेंगे और आपका आंसर आने वाला है। तो देखो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ABC मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर tan 30 डिग्री, तो tan 30 कितना होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है आपका AB। तो यहां से आपने देखा कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू BC कितना है आपको फाइंड आउट करना है, नहीं पता है आपको, AB कितना है 8 मीटर। तो अब यहां से आपने देखा कि BC की वैल्यू कितनी मिली आपको 8/√3 मीटर। आपको BC की हाइट मिल चुकी है, एक्चुअल में हाइट ऑफ वो वाला पार्ट मिल चुका है जितना अभी वो जो हमारा ट्री खड़ा हुआ रह गया है। अब आपको निकालना है ये। अब आप सोचे आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेनियस चाहिए, तो बेस और हाइपोटेनियस या तो आपको कॉस के साथ मिलने वाला है या फिर आपको सेक के साथ मिलने वाला है। तो देखो हम कॉस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा cos 30, क्या होता है हमारा बेस कितना है आपका, या पहले फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है आपका AB और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC। फिर आपने देखा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू AB आपको गिवन है 8 मीटर अपॉन AC आपको फाइंड करना है। तो अब आप यहां से क्या करने वाले हैं, AC की वैल्यू निकालने वाले हैं। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये AC इंटू √3 इक्वल टू 2 8 या 16 और आपने AC की वैल्यू निकाली तो 16/√3। अब आपको एक्चुअल में AC और BC दोनों पता है,
आपको चाहिए क्या है, हाइट ऑफ ट्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री कितनी है, देखेंगे हाइट ऑफ ट्री को हम कैसे लिखेंगे, BC प्लस AC। अरे भाई जितना वो जो हमारा ट्री है ब्रेक होकर के टच कर रहा है ग्राउंड को, वो डिस्टेंस प्लस ये हाइट, ये दोनों हाइटों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ ट्री मिलने वाली है। हम यही करने वाले हैं। तो BC हमने निकाला है कितना, BC निकाला हमने 8/√3 प्लस हमने AC निकाला है कितना 16/√3। फिर आपने देखा कि हम √3 को एलसीएम में ले सकते हैं। फिर जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली चीजें एज इट इज रहने वाली है, 8 + 16, और यहां से आपको कितना मिला 8 16 24/√3। डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे और आपको आंसर मिलने वाला है। तो आपने √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड किया, तो आपको यहां से हाइट मिल चुकी है किसकी, कि 24√3, और √3 होता है 3, और 3 8 जा 24। तो यहां से अब आप लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री कितना है 24 को तो हमने कैंसिल आउट किया है, 8√3 कितना मिला आपको 8√3 मीटर। अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू लगा सकते हैं 1.732, तो आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू मिलने वाली है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर एंगल ऑफ डेप्रेशन का भी यूज हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। इन्होंने कहा द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा कोई दो बिल्डिंग है आपकी, एक कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है आपकी ये, और एक कोई और बिल्डिंग है जो 8 मीटर टॉल है। इन्होंने कहा कि आप अगर उसके टॉप से, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से देखते हो इस बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन जो आपका बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। फिर उन्होंने कहा अगर आप इसी इसके बॉटम को देखते हो तो जो यहां पर एंगल आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 45 डिग्री, इतना आपसे कहा गया है। फिर इन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। आपको उस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट बताना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताना है। इन्होंने कहा था एक जो बिल्डिंग खड़ी थी एक्चुअल में वो 8 मीटर टॉल है ये, तो यहां पर देखो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएं, तो अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 80 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस लाइन की पैरेलल लाइनिंग बना दी है। इसको मैंने मान लिया कि मेरा एच है, तो ये एच अगर मुझे पता लग जाए तो एच प्लस 8 कर देंगे, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट हमें मिल जाएगी। तो अब इसका हम नेमिंग करते हैं। मैंने माना कि ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैंने माना डी, और ये इसको मैंने माना ई। तो अब देखो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका 30 डिग्री, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। सिमिलर ये अगर 60 है 45 है तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसकी हेल्प से। तो अब आपने देखा कि अगर आपने यहां से ट्रायंगल लिया है इन ट्रायंगल ABC, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, वही जो आपको 80% लगाना है, tan वाला फॉर्मूला, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, देखो परपेंडिकुलर कितना है BC, जिसको हमने लेट किया है H। बेस कितना है, बेस हमारा कितना है AB, जिसको हमने लेट किया कि ये X है, जिसको हमने लेट कर दिया कि ये X है। यहां से यहां तक इन दोनों के बीच, बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है X। तो यहां से आपने देखा कि अगर हम tan 30 की वैल्यू लगा दें तो ये कितना होता है 1/√3। यहां से मिला आपको H/X, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला √3H। अब देखो, अब आप दूसरा वाला ट्रायंगल उठाओ, उसके साथ देखो आपको क्या मिल रहा है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल, कौन सा है इस बार मेरा DEC। अगर इसमें लगा रहा हूं तो मुझे लगाना है tan 45, लगाना वही tan 45 है। फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस बार कितना है, इस 45 के सामने ये पूरी हाइट आपकी परपेंडिकुलर है, जिसको आप कैसे लिखेंगे 8 + H, 8 + H। तो मैं लिख रहा हूं इसको 8 + H अपॉन बेस कितना है आपका X। तो अब आपने देखा इस tan 45 की वैल्यू होती है 1 + H/X, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना है आपका 8 + H = X। अगर मैं X की वैल्यू यहां से उठा करके यहां लगा दूं तो देखो क्या होने वाला है। इसको हम इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारी इक्वेशन क्या है 2। हमने यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अगर हम 1 और 2 के साथ वर्क करें तो देखो 8 + H इक्वल है X के, इक्वल है X के, और X की वैल्यू कितनी है √3H। तो हमने क्या किया, H को उधर लेके गए, तो ये कितना हुआ √3H - H = 8, और यहां से आपने H कॉमन लिया तो कितना मिला आपको √3 - 1 = 8। यहां से आपको H की वैल्यू मिल चुकी है 8/√3 - 1। यहां से आपको हाइट मिल चुकी है। अगर आपको ये H मिला है तो आप उसमें क्या करेंगे, उस बिल्डिंग की हाइट जो AB है आपको उसको ऐड कर देंगे, आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मिल चुकी है। अब आपको चाहिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग्स। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज करके आप इजीली इसको
सॉल्व और कर सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये कितना है हमारा h इक्वल टू 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन, जब इसका करते हो तो a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से आपको मिला h इक्वल टू 8 रूट में 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और यहाँ 3 माइनस 1 कितना बच रहा है 2, और इस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो कितना आ रहा है 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको कट करोगे तो ये आ रहा है 4 जा। तो यहां से आपको जो मिला वो क्या मिल चुका है अब तक कि हाइट मिल चुकी है कितनी 4 और रूट में 3 प्लस 1। आप चाहो तो इस रूट 3 की वैल्यू लगाकर आगे सॉल्व कर सकते हो। तो अब टोटल हाइट तो हमें मिलने वाली है, बट अब पहले हम इसकी डिस्टेंस बिटवीन देम निकाल लें, फिर हम एक ही बार में दोनों को दिखा देंगे। तो h की वैल्यू हमारी ये थी। अगर मैं इसको पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, अगर मैं 1 में पुट कर रहा हूं तो x इक्वल टू कितना है आपका रूट 3 और h की वैल्यू हमने निकाली है, अभी कितनी निकाली है 4 इंटू रूट 3 प्लस 1। तो अब यहां से हमें क्लियर हुआ कि हमने 4 को ऐसे रखा, रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 3 प्लस 3 रूट 3 बन जा रूट 3। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आपकी इतनी है। अब आपको चाहिए क्या हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस रफ करना होगा। तो मैंने क्या किया, मैं यहां पर स्पेस कर रहा हूं थोड़ा सा रफ, जिससे कि मैं ये क्लियर कर पाऊं कि वहां पर आपका हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या है। तो हमने लिखा है यहां पर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितनी होगी, हमें पता है कि कितना है ई से लेकर के सी तक है, और इसी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं ईबी प्लस बीसी। ईबी 8 मीटर दे रखा है प्लस बीसी कितना है h, और h की वैल्यू हमने निकाली कितनी 4 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1। तो एक्चुअल में इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और ये आपको ईसी मिल चुका है। ईसी मींस हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब आप रूट 3 की वैल्यू लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे और आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक ब्रिज है, मान लिया मैंने कि ये हमारी ब्रिज है, इस पर कोई एक ब्रिज है, कहीं पर एक पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ डेप्रेशन को देख रहे हैं, डेप्रेशन मींस आप यहां से देखेंगे जो देख रहे हैं, तो एक तरफ कोई 30 डिग्री और दूसरी तरफ कितना है 45 डिग्री है। मैंने मान लिया कि इधर 30 डिग्री बन रहा है और इधर आपका 45 डिग्री बन रहा है। फिर इन्होंने कहा रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, जो एक्चुअल में ब्रिज की हाइट है वो कितनी है 3 मीटर है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ब्रिज कितना दे रखा है इन्होंने 3 मीटर दे रखा है। फिर इन्होंने कहा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको एक्चुअली में बताना क्या है कि इस रिवर की विड्थ कितनी है। मींस अगर मैं इसको ए मान लूं, ये मेरा क्या है बी है, ये सी है, तो आपको लेंथ ऑफ ए बी चाहिए। तो देखो मान लो कि मैंने इसको लेट किया एक्स और इसको लेट कर लिया मैंने क्या बाई, इस पॉइंट को मैंने मान लिया एम। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, अगर ये दोनों लाइनें कैसी हैं पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री है तो आपका ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 है तो आपका ये भी 45 डिग्री होगा। तो अब मैं ट्रायंगल ACM के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे क्या होने वाला है। मैंने देखा यहां पर इन ट्रायंगल ACM में देखेंगे आप, तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, मींस tan का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर और बेस कितना है x। तो यहां से आपने देखा कि रूट में 1/3 tan 30 की वैल्यू लगा दी आपने, ये x। अब यहां से आपने x की वैल्यू निकाली तो ये कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3√3 मीटर। आपको एक तरफ की तो लेंथ मिल चुकी है कि वो कितनी दूर है। फिर आपको क्या करना है, अब आप उठा लो दूसरा वाला ट्रायंगल, आपने लिखा ट्रायंगल, क्या लिखा हमने BCM में लगाओगे आप इस बार tan 45 होगी। फिर वही डेटा है आपके पास, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपको पता करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 मीटर, बेस आपको मानना है 5 बाई माना है आपने, इसकी वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 3 अपॉन बाई। तो यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की और आपको मिला y इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हम लिख सकते हैं बहुत इजीली क्या कि लेंथ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ रिवर आपकी कितनी है ए बी, और ए बी को हम कैसे लिखेंगे ए एम प्लस एम बी। एम कितना है हमारा हम निकाल चुके हैं, ए एम कितना था हमारा एक्स और एम बी कितना है हमारा बाई। एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने 3√3, बाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3 मीटर। तो यहां से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में लेंथ ऑफ रिवर जो है ए बी वो कितना है आपका 3 टाइम्स, अगर हम कॉमन ले लें तो √3 + 1। यहां से आप इसकी वैल्यू लगा के इसकी परफेक्ट वैल्यू
फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब मीटर में था तो आपका ये भी मीटर में आने वाला है। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग at same distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increases from 30 to 60 डिग्री। इन्होंने कहा कि एक कोई लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है। जो कितना लंबा लड़का है? 1.5 मीटर। वो एक बिल्डिंग है उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये कोई एक बिल्डिंग थी जिसकी तरफ उसको क्या करना है? आगे बढ़ना है। सेम बेस पर खड़े हुए हैं, मीन्स अर्थ पर खड़े हुए हैं मान ले रहे। तो मानना क्या है? अर्थ पे खड़े हुए। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? ये वो कितना है? इसको पहले हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, पहले लाइन बना रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। 30 डिग्री था। फिर उन्होंने कहा उस बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, मीन्स वो लड़का आगे बढ़ रहा है। मान लो वो लड़का यहाँ पहुंचा, और जब वो यहाँ पहुंचा, यहाँ से बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, तो उसने देखा कि एंगल कितना हो चुका है? अब 60 डिग्री हो चुका है। कितना हो चुका है? 60 डिग्री हो चुका है। फिर इन्होंने कहा एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में वो कितने डिस्टेंस को कवर कर चुका है बिल्डिंग की तरफ चलने में। तो एक्चुअल में उसने जो डिस्टेंस अभी तक कवर की है, कब से? जब उसका आई से एलिवेशन 30 डिग्री था और वो 60 डिग्री बन रहा है। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब सोचने वाली बात ये है कि इस बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कितनी है आपकी? 30 मीटर। अब 30 मीटर तो ये टोटल था। 1.5 को अगर मैं माइनस कर दूं इस टोटल 30 में से, तो कितना बच रहा है? 28.5 मीटर। तो एक्चुअल में हमारा, क्योंकि देखो सभी काम हमारा होना कहां से? उस बॉय की जितनी बॉय की हाइट है उसके बाद से होना है। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो हमने इसको क्या कर दिया? 30 में से इसको माइनस कर दिया। अब आप सबको नेमिंग कर दो। ये आपका ए है, ये आपने बी माना है, ये आपको सी मान लो, ये आपका डी है। अब देखेंगे हम कि एक्चुअल में ए से बी तक वो कितना मूव कर चुका है। तो देखो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए सी डी, फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं हम? tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर है 28.5 मीटर। बेस कितना है? इधर आपने माना है x, इसको आप प्लेट कर लीजिए बाई। बाई की नीड हमें है नहीं, हमें सिर्फ x चाहिए, बट हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें उसकी भी जरूरत है। तो आपने देखा कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस बाई। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये कितना मिला आपको? x प्लस बाई इज इक्वल टू 28.5√3। आपको x प्लस बाई की वैल्यू मिल चुकी है। आपके लिए y यूजलेस है, आपको वो नहीं चाहिए, बट उसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो हम देखेंगे क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। और वो कहां से होगा हमारा? जब हम ट्रायंगल उठा रहे होंगे। कौन सा? इन ट्रायंगल बी सी डी। इसमें अगेन आप क्या लगाने वाले हैं? tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 28.5। बेस कितना है आपका? बाई। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी है? √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन बाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो देखो कितना मिल रहा है। बाई को उधर ले जाओ और √3 को उधर ले आओ, तो 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब जो बाई की वैल्यू एक्चुअल में आपको मिली है, इस बाई की वैल्यू को हम यहाँ लगा करके माइनस कर दें टोटल हाइट, तो हमें बहुत इजीली मिलने वाला है। हम यही करने वाले हैं। इसको मैंने राइट कर दिया कि इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर लिखने में हमें थोड़ा सा इजी रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हमने क्या किया, तो आपका क्या था? x प्लस बाई इक्वल टू 28.5√3। अगर मैं बाई की वैल्यू यहाँ से उठा करके लगा दूं तो देखो कितना मिलने वाला है। तो मैंने लिखा x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5√3। इसको उधर लेके जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो देखो यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ज्यादा इजी रहेगा। हमने एलसीएम लिया √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 28.5 √3 इंटू √3 कितना हुआ आपका? 3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 28.5, और यहाँ से आपको कितना मिला? 3 टाइम्स। देखो हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर 28.5 को मैंने लिया कॉमन, तो इधर कितना बचा? 3 माइनस यहाँ पर 1। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 3 टाइम्स लिखा है 1 टाइम, आप इजीली करिए, आप इतनी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। 3 टाइम्स 28.5 इधर है और 28.5 1 टाइम्स उधर लिखा हुआ है, तो ये कितना बचा? 2 टाइम्स ऑफ 28.5 अपॉन √3। तो यहां से आपको एक्चुअल में उसकी डिस्टेंस मिल चुकी है कितनी? x इक्वल टू 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 और 2 2 जा 4 1 5। तो डेसिमल के बाद रूट की कोई डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती है, और आपने क्या किया? इसको रैशनलाइज कर दिया किससे? √3 से अपॉन √3। तो यहाँ पे कितना है आपका? 57 √3 अपॉन
रूट थ्री होता है 3, तो देखेंगे 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 बन जा 3 2 3 9 जा, तो यहाँ से एक्चुअल में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जितना वो y चल रहा है, कब, जब एंगल उसका उसकी आंखों से 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, तो वो बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक कर लेता है, 19√3 मीटर, इतना वो एक्चुअल में मूव किया। एक्स की वैल्यू आपको चाहिए थी, आप यहां से निकाल चुके हैं, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर इज 30 डिग्री। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक कोई बिल्डिंग है, एक कोई टॉवर है, ये कुछ दे रखा है इन्होंने ऐसा। इन्होंने कहा कि जब आप फुट ऑफ टॉवर से देखते हो किसको, टॉप ऑफ बिल्डिंग को, और तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना बनने वाला है, 30 डिग्री। फिर उन्होंने कहा एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस बार भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे से ही देखना है आपको, ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर, इस बार आप टॉप ऑफ टॉवर देख रहे हो, कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ये यहां से आपने देखा, ये तो आपको ये भी दे रखा है, और वो कितना दे रखा है इन्होंने, 60 डिग्री, ये आपका कितना है, 60 डिग्री है। फिर इन्होंने कहा इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, जो टॉवर है आपका वो कितना है, 50 मीटर हाई है। फिर इन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तब आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है। मान लो मैंने ये कुछ ऐसा कर दिया, अब अगर मैं मान लो ये टोटल मेरा कितना था, हाइट, मेरी टोटल हाइट कितनी, 50 है, अगर मैं इसको h मान लूं तो यही मुझे फाइंड करना है। अभी मुझे इसके बीच की डिस्टेंस भी नहीं पता है, इसको भी अगर नहीं भी पूछा है हम बता भी सकते हैं, बट इसकी जरूरत तो वैसे भी हमें करना ही है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको नेमिंग कर रहे हैं, ए बी सी और डी, इसको हमने मान लिया कि हमारा ये पॉइंट ई है, अगर जरूरत पड़ती तो देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा मैंने लिखा, एबीसी, एबीसी में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan का, क्योंकि हम जानते हैं बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, ना उन्होंने पूछा है हमसे। तो हमने देखा एबीसी में हमारा एंगल कितना है, एबीसी में हमारा एंगल 30 डिग्री है, और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x, आपने इसकी वैल्यू लगा दी h अपॉन x, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x की वैल्यू आपको मिल गई √3h, आपको इतना मिल चुका है। अब आप क्या करने वाले, दूसरे ट्रायंगल में लगाइए, आप लगाया इन ट्रायंगल कितना है आपका ए बी डी, तो इसमें आपने लगाया tan 60, क्योंकि आपको इस बार एंगल 60 दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर टोटल हाइट ऑफ टॉवर दे रखी है 50, बेस आपको पता है x, तो आपने जब इसकी वैल्यू लगाई तो ये √60 50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आप x की वैल्यू निकाल लो, तो आपको जो x की वैल्यू मिलने वाली है कितनी है, 50, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ये √3 मीटर। एक्चुअल में डिस्टेंस आपको मिल गई, इसकी जरूरत नहीं थी, बट इस x की वैल्यू को अगर हम यहां लगा दें तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग मिलने वाला है। तो मैंने लिखा इसको इक्वेशन मान लो 1, इसको इक्वेशन मान लो 2। हालांकि अब अगर आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ x की वैल्यू है, नंबर नहीं भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप मत मानो इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि यहाँ पर h और x दो है। तो आपने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में जब पुट कर रहे हो x की वैल्यू, तो देखो x की प्लेस पर लगा दो, कितना 50 अपॉन √3 और इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका √3h। अब आपने क्या किया, इसको उधर पहुंचा दो, तो ये देखो कितना हुआ 50 अपॉन √3, इसको उधर लेके आओगे तो इंटू √3 इक्वल्स टू h, और यहां से आपने देखा तो h इक्वल्स टू 50 अपॉन 3, तो एक्चुअल में इसका इतना है। और इसको परफेक्ट वैल्यू निकालना है तो 3 बन जा 3 2 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 3 7 जा मीटर। तो यहां से आप क्लियरली बता पाओगे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, एक्चुअल में 16.67 मीटर है। या आप इसको बार बार करते हैं तो 16.6666 आता रहता है, तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 16.67 मीटर हाई है बिल्डिंग जिसको इन्होंने पूछा था। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्होंने कहा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। इन्होंने कहा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, कोई दो पोल हैं जो अपोजिट खड़े हुए हैं एक दूसरे के। फिर उन्होंने कहा ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के इस साइड और एक उस साइड खड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड कितना है 80 मीटर वाइड है। देखो इन्होंने क्या कहा, मान लिया मैंने कि एक मेरा पोल ये है और मैंने माना कि एक मेरा पोल ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी दे रखी है इन्होंने, 80 मीटर, इन्होंने दे रखा है 80 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। फिर इन्होंने क्या कहा आपसे, फिर इन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर कोई एक पॉइंट है, मैंने माना कि ये पॉइंट मेरा यहां पर था जिसको मैंने मान लिया P है। फिर इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें कहां से, उस पोल के टॉप से, तो वो कितना मिल रहा है हमें, 30 डिग्री मिल रहा है, और एक पर आपको 60 डिग्री मिल रहा है, मीन्स आपको कुछ ऐसा दे रखा है। ये हम थोड़ा सा इसको रफ कर रहे हैं, ये कुछ दे रखा है, तो ये देखो ये ज्यादा है तो हमने माना ये 60 डिग्री होगा, ये कम है हमने माना कि ये 30 डिग्री होगा। आप देखो इन्होंने क्या कहा, पोल्स के 30 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस
ऑन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस भी बताना है कि आप यहां से यहां तक कितना चल रहे हो। मैंने माना कि x है, इसको हम लेट कर लेंगे कि ये हमारा x है और इसको हमने मान लेंगे कि ये y है, तो x और y की डिस्टेंस भी आपको बताना है और आपको हाइट ऑफ पोल्स बताना है। हाइट पोल की दोनों की सेम है तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। तो देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम वही जो ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा लेकर के चलते हैं उसी को लेकर के चलेंगे। मान लो उसको मैं नेमिंग कर दूं, ये मेरा a है और ये p है, ये b है और ये c और ये आपका d। तो यहां पर मैंने लिखा इन ट्रायंगल APD, APD में देखें तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, जो मैंने माना है दोनों की हाइट पोल की सेम है, अपॉन बेस कितना है इसका मैंने माना x है। तो यहां से मुझे मिला √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप h इक्वल्स टू √3x। यहां से आपको इतना मिल चुका है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि आप एक दूसरा ट्रायंगल लगा ले। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर इस पॉइंट को तुमने x माना है तो यहां पर जो एक्चुअल में y है आप लिख सकते हैं नीचे कि y कितना है, टोटल 80 था, उसमें से आप x को माइनस कर दो। आपका y कितना है, टोटल 80 था, आपने x को माइनस कर दिया, बचा क्या आपका 80 माइनस x। तो आपको y की वैल्यू यहां से मिल चुकी है। आपने क्या लगाया यहां पर, इन ट्रायंगल, क्या इस बार आप लगा रहे हैं PBC। तो आपने देखा यहां पर tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आपने देखा यहां से कि परपेंडिकुलर कितना है आपका h, बेस कितना है आपका y, और y को हम क्या लिख सकते हैं 80 माइनस x। फिर आपने देखा इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका रिजल्ट कितना होता है 1/√3। तो ये h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो आप तो ये कितना आया 80 माइनस x इक्वल टू √3h। तो यहां से आपको एक की वैल्यू मिल रही है। अब आपने देखा कि अगर हम h की वैल्यू यहां लगा दें तो शायद हमें x की वैल्यू मिलने वाली है, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहां लगा देंगे, h मिलने वाला है। तो हम यही कर रहे हैं। इसको मैंने माना इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन इसलिए मान रहे हैं कि हमें लिखने में थोड़ा सा इजी रहे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो, अगर हम 1 और 2 से देखें तो हमारा कितना है 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 और h की वैल्यू कितनी है √3x, ये हमने लगा दिया यहां से। तो देखो कितना आ रहा है 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 होता है आपका 3x। इस x को उधर ले जाओ तो देखो 3x, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का x इक्वल में कितना रहा आपका 80। यहां से आपका x इक्वल टू 80, 3x प्लस 4x, और 4 को उधर लेके जाओ तो अपन में ये, तो 4 2 जा, यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई एक्चुअल में 20 मीटर। अब आप ये देखें कि अगर आपको यहां से इस x की वैल्यू पता लग चुकी है कितनी, कि वो कितना है 20 मीटर है, तो आप बता सकते हो कि रिमेनिंग इधर वाला y जो है एक्चुअल आपका वो कितना होगा आपका 60 मीटर। आपको ये तो मिल चुका है। अब आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दीजिए आप इक्वेशन 1 में। तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन आपका 1 में करने वाले हैं। तो 1 कितना है आपका h इक्वल्स टू √3 और x की वैल्यू कितनी है 20, मींस h इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल आपको मिल गई 20 √3 मीटर। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। अगर आप √3 की वैल्यू लगा देते हो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है। तो ऐसे करना था एक्चुअल में इस क्वेश्चन को। अब आप बता सकते हो कि पॉइंट P से एक पोल कितना 20 मीटर डिस्टेंस पर है और दूसरा पोल 60 मीटर की डिस्टेंस पर है, और हाइट ऑफ पोल कितना है आपका 20 √3 मीटर। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। फिर उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टॉवर इज 30 डिग्री। कह रहे हैं अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं एक केबल टॉवर का, मींस यहाँ पर केबल टॉवर तो हाई है, हमने माना ये, और ये हमारी एक बिल्डिंग है और जो कितना है 7 मीटर हाई। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो केबल टॉवर का दे रखा है इन्होंने, वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री दे रखा है इन्होंने। एक बार देखना होगा हमें। इन्होंने कहा फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। ये आपको 60 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर इन्होंने कहा एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जब आप इसके फुट को देखते हो किसके केबल टॉवर को, तो जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ये एंगल ऑफ डेप्रेशन की बात की इन्होंने, यहाँ पे लिखा है। फिर उन्होंने कहा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। तब आप ये बताओ कि हाइट ऑफ टॉवर क्या है। तो देखो मान लो ये मेरा 7 है तो ये भी 7 होगा, इसको मैंने मान लिया h, और यही हमें पता करना है। तो मैंने माना इन सबको मैंने एक नेमिंग दे दिया कि ये मेरा a है, ये b है, ये c है, इसको मैंने माना d है, और ये मैंने मान लिया e है। तो यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब आप देखें अगर मैं इस 45 पर लगा दूं तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, आप ये भी लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट यहाँ पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा इन ट्रायंगल, क्या लिखा मैंने BCD में अगर मैं tan 45 की वैल्यू लगा दूं तो देखो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मैंने मान लिया कि ये x मीटर है।
तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 7 है और बेस कितना है मेरा x। तो tan 45 की वैल्यू होती है मेरी कितनी 1। तो यहां से मुझे x इक्वल टू 7 मीटर मिल चुका है। मुझे क्या मिल चुका है, इसकी एक्चुअल में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 7 मीटर है, बट हमें ये नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए क्या था केबल टावर की हाइट, और वो कितनी है कि बी से लेकर के ई तक। तो फिर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लगाया इन ट्रायंगल क्या सी डी और ई में। तो इसमें आप क्या लगाने वाले हैं tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका h और बेस कितना है x। x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना 7, तो आप यहां लगा सकते हैं 7। तो यहां से आपने देखा कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है √3 इक्वल टू h अपॉन 7। तो यहां से आपको h मिल चुका है कितना 7√3 मीटर। बट ये टोटल हाइट नहीं है, ये वो वाली हाइट है जो हमने 7 मीटर की रिमेनिंग देखी है। तो हमें चाहिए क्या है हाइट ऑफ केबल टावर। केबल टावर तो हम लिखेंगे यहां पर हाइट ऑफ केबल टावर। तो हम लिखेंगे ये कितना है हमारा बी से लेकर के ई तक, और बी से ई तक हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कैसे बी डी प्लस डी ई। तो बी डी कितना है आपका 7 और डी ई कितना निकाला आपने h, जो h था। तो यहां से आपको कितना मिला 7 प्लस डी ई, नहीं हाँ 7 कितना है आपका h। तो 7 प्लस 7√3, आपने 7 को कॉमन लिया तो 1 प्लस √3, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस 1 क्या है आपका हाइट ऑफ केबल टावर, जिसको आपने क्या लिखा है बी से लेकर के ई तक। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर हमें देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना है इसको बहुत अच्छे से। इसमें उन्होंने कहा A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा स्टेट हाईवे था कोई, ये कोई एक स्टेट हाईवे है। फिर इन्होंने कहा लीड्स टू द फुट ऑफ द टॉवर, एक कोई टॉवर खड़ा हुआ था यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा इस पर कोई एक मैन बैठा हुआ है, उसने एक ऑब्जर्व किया कि एक कार आ रही है और वो कार ये थी। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन उसका कितना था जब उसने देखा 30 डिग्री था। इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना था 30 डिग्री था। और वो जो कार थी, जो यहाँ पर एक कार है, वो अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, इधर को जाने की कोशिश कर रही थी फुट ऑफ टॉवर की तरफ। फिर उन्होंने कहा 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद क्या होता है द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड्स के बाद क्या हुआ कि अब यहां से जो ऑब्जर्वर ने देखा कि अब एंगल ऑफ ये वाला एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आप ये बताइए कि एक्चुअल में फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आप ये बताएं कि इस पॉइंट से इसके फुट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम रीच द फुट ऑफ टॉवर, टाइम टेकन बाय, ठीक है टाइम चाहिए आपको। तो देखो मैंने माना कि ये मेरा पॉइंट क्या है ए, ये मेरा पॉइंट क्या है बी, ये मेरा क्या है सी और ये मेरा क्या है डी। ये 4 पॉइंट हमने यहां पर लेट कर लिए हैं। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, जब हमें पता है कि ये एंगल आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या है 30 डिग्री होगा। आप जान रहे हैं कैसे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 60 है तो आप ये जान रहे हैं कि ये भी 60 है। अब आपको क्या इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, सॉरी नहीं दे रखा है, अप्रोचिंग फुट टू टॉवर यूनिफॉर्म 6 सेकंड लेटर, ठीक है। यहां पर आपको हाइट नहीं दे रखी, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हाइट h मीटर है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि मेरा ये क्या है डिस्टेंस d1 है, और इसकी डिस्टेंस को हम मान लेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस d2 है। अभी हम देखेंगे कि हम इसको क्यों लेट कर रहे हैं। देखो हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अगर मैं यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं तो देखो क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो d इक्वल टू s इंटू टी। इसका टाइम दे रखा है, स्पीड दोनों के लिए यूनिफॉर्म है और हम बहुत इजीली यहां से निकाल पाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी और डी में, अगर ए सी डी में मैं फॉर्मूला लगा दूं, क्या मैं थोड़ा सा साइड से कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा इस बार। इन ट्रायंगल ए सी डी में मैंने लगा दिया फॉर्मूला tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है मेरा d1 प्लस d2। tan 30 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन d1 प्लस d2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो d1 प्लस d2 इक्वल टू कितना हुआ आपका √3h। फिर आपने क्या किया कि अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल क्या BCD, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं tan 60 डिग्री, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका हाइट है, बेस आपका d2 है। तो देखा हमने tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू h अपॉन d2। अब मान लो क्योंकि मुझे h की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि कितने टाइम में वहां पहुंचने वाले हैं,
तो हाइट का कोई हमें मेंशन यहाँ करना ही नहीं है, तो मैंने हाइट को यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए क्या किया कि हाइट की ही वैल्यू निकाली। तो कितना निकल के आया, √3d2। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ, और हाइट हमारा यहाँ से हटने वाला है। फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में इन्होंने हमसे क्या कराया था। तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, तो मैंने जब यहाँ पर इसको पुट किया तो यहाँ से देखो मुझे कितना मिल रहा है, d1 प्लस d2 इक्वल टू √3 इंटू एच, और h की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, √3d2। तो अब आपने देखा कि d1 प्लस d2 इक्वल टू √3 होता है 3d2। यहां से आपने क्या किया कि d1 इक्वल टू 3d2 माइनस d2, और यहां से आपको मिला 2d2 इक्वल टू d1। अब देखो, आप अगर आप यहां से डिस्टेंस 1 का फॉर्मूला निकालते हो तो देखो d1 क्या होगा आपका s1 t1, और अगर हम d2 का निकालें यहां से तो क्या होगा s2 इंटू d2, इस फॉर्मूले की बेसिस पर। तो हम यही करने वाले हैं। देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ d2 निकालोगे तो आपका कितना होगा s2 इंटू t2 इक्वल टू डिस्टेंस 1 आप निकालोगे तो आपने लगा दिया s1 इंटू t1। इन्होंने कहा जो कार चल रही थी वो यूनिफॉर्मली स्पीड से चल रही थी, मतलब उसकी स्पीड तो दोनों कंडीशन में सेम रहने वाली थी। अगर सेम रहने वाली है तो मैं s2 से s1 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, स्पीड दोनों की सेम है। 2 इंटू t2 आपको पता करना है, आपने एज इट इज छोड़ा, इक्वल टू t1 आपका कितना था, अगर देखो ये हमारा क्या था d1 था, अगर ये हमारा, इसको हम रफ कर रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस क्या था d1 था, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, हमने d2 माना था। तो डिस्टेंस d1 में अगर हम देखें इसका टाइम कितना है 6 सेकंड, तो ये कितना आ रहा है 6, 2 से कट करोगे तो t2 यहां से कितना मिला 2 3 जा मींस 3 सेकंड्स में ये क्या होने वाला है, ये कार यहां से यहां तक रीच करके पहुंच जाएगी। अब यहां से अगर आपको चाहिए कि यहां से यहां तक कितने में पहुंच रही है, तो 6 सेकंड इधर है, 3 सेकंड इधर है, तो 9 सेकंड में पहुंच रही है। बट इन्होंने पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन कार रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आपकी कार यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रही है, 3 सेकंड्स लगा रही है। 3 सेकंड्स, ये आपको ऐसे करना था।